तो क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, थर्ड पार्ट। हम लोग ने वर्क के भी कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे और एज वेल एज उसी से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी के भी न्यूमेरिकल हम लोग ने किए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट चैप्टर का पूरा समझ लिया था। बस एक ही टॉपिक रह गया मेरे ख्याल से, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, मोशन काइनेटिक फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में है। तो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी होती है। तो इसी तरह पोटेंशियल भी एक फॉर्म होता है इसका। पोटेंशियल मतलब कि आपने जैसे कि ये लिया इलास्टिक और इलास्टिक को आपने ऐसे खींच के रखा हुआ है, ऐसे खींच के रखा हुआ है, ऐसे खींच के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब आप सोचो सर, ये तो ऐसी रुकी हुई इलास्टिक तो भी एनर्जी है। चलो काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ मूव हो रही है, तेज़ी से फास्ट जा रही है, उसके अंदर एनर्जी है, सामने आ जाएंगे, लड़ जाएंगे, फोर्स लगेगा, उसके फोर्स है, मोमेंटम है उसके पास, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो बात समझ में नहीं आ रही कि मतलब ऐसे इलास्टिक खींच के हमने रखी हुई है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। डैम में जो डैम होता है, डैम उसमें वाटर है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। या पेंडुलम है, पेंडुलम जब ऐसे ऊपर जाएगा, जब ये नीचे गिरने के लिए आएगा, गिरने के लिए जब रेडी होगा आने के लिए वापस, तो समझो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो सर ऐसा क्यों, तो समझना ज़रा बात का समझना। मैंने इलास्टिक खींची मैंने, वो होता है ना, क्या बोलते हैं तुम लोग, गुलेल ऐसे मारने वाला, या तुम्हारा एरो और वो बो। ठीक है, तो जितना तुम इलास्टिक खींचोगे ना, उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। उसको इलास्टिक जैसे छोड़ोगे ना, वो मतलब वहाँ से फ्री होने के लिए बेताब है। मतलब डैम का जो वाटर है, जितना ऊपर डैम है उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी है। डैम थोड़ा सा आप वाटर छोड़ो, देखो कितना तेज़ी से पानी नीचे आएगा, कितना तेज़ी से पानी नीचे आएगा। ये इलास्टिक है या वो है, तो खींचा जोर से, पीछे खींचा, उतनी ज़ोर से तीर चलेगा तुम्हारा। तो क्यों चल रहा है तीर, आपने जो इलास्टिक खींची है, वो की इलास्टिक खींची है, एरो खींचा हुआ है, उसका एरो पीछे लेके गए हो, जितना पीछे ले जाके हम वो अटैक कर रहे हैं या शॉट मार रहे हैं, उतना तेज़ जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ तो एक एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना। तो जो ऐसे फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे पेंडुलम देखो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जितना ऊपर गया वो उतना तेजी से नीचे आएगा। फिर कि ऊपर जाके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक जीरो हो गई। फिर पोटेंशियल कम होते काइनेटिक आ रही, देखो ये तेजी से, ये अगर मोशन मेरा देखना, ध्यान से देखना, तो बीच में मैं तेज हो रहा है मोशन देखना, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फुल काइनेटिक एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल बिल्कुल ड्रॉप हो रही है। यानी यहाँ पर जब ये ऊपर है पेंडुलम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर जैसे 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 नीचे आएगा और बिल्कुल बीचों बीच में इस पेंडुलम की चलने की स्पीड सबसे तेज होगी, सबसे तेज यहाँ बीच वाला एरिया कवर करेगा, वो देखना, समझिए। तो बीच का एरिया, तो बीच में मतलब अगर हम सेंटर में कहेंगे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। फिर काइनेटिक कम होती गई, पोटेंशियल बढ़ती गई, काइनेटिक कम होती गई, पोटेंशियल बढ़ती गई, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई और ये रुक गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक मतलब चलना, मोशन, काइनेटिक। तो ये बात थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। देखो यहाँ पे वही रबर बैंड का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि रबर बैंड होल्ड इट वन हैंड एंड पुल फ्रॉम अदर हैंड, द बैंड स्ट्रेचेज, नाउ रिलीज द बैंड टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज, है ना। जैसे छोड़ेंगे वो अपने वापस ओरिजिनल साइज में आएगा। ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्टेट पोजिशन ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन साइज, पोटेंशियल एनर्जी। खैर देखो, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी। जो भी तुम वर्क करोगे ऑब्जेक्ट पे, एक एनर्जी में ट्रांसफर होगा। द एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे मैंने डैम का देखो बताया एग्जांपल, वाटर स्टोर इन डैम। ये पानी है ना, गिरने जो है ना, कहीं पे गिरने के लिए, चलने के लिए बेताब हो बिल्कुल, हमें चलना है, दौड़ना है, निकलना है यहाँ से, नीचे गिरना है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है।
उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट जूल, सब है तो सब वर्क एक तरीके से। वर्क मतलब जूल, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब जूल है। तो दो टाइप के यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी हमें बताया क्या है। एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये जो डैम में वाटर स्टोर है और ये नीचे गिरने के लिए बेताब है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है पानी को, तभी नीचे गिरने को बेताब है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है। और उसके बाद देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलास्टिक वाला रबड़ वाला एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। और जैसे पेंडुलम भी क्या है, पेंडुलम भी तुम्हारा फिर ग्रेविटेशनली है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। देखो ये नीचे क्यों आना चाह रहा है, ग्रेविटी तो खींच रही होगी। तो दूसरा फिर तुम्हारा इलास्टिक हो गया, इलास्टिक तुमने खींचा, इलास्टिक से ग्रेविटी से क्या मतलब है ना। चाहे तुम ऐसे नीचे की तरफ खींच दो इलास्टिक, उल्टा ग्रेविटी की तरफ, उल्टा ग्रेविटी की तरफ खींचो, वापस देखो ग्रेविटी का अगेंस्ट इलास्टिक वापस रिगेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। So the potential energy of an object due to its configuration, change in shape or size is called its elastic potential energy. When the spring of a toy car is wound using a key, the shape of the spring change and to it change the shape toy car acquire elastic है। ये तो बताइए आपको, अगर टॉय देखें ना, टॉय देखो, टॉय में अगर पुराने टाइप के टॉय होते थे वो उनके अंदर देखो ऐसे एक स्प्रिंग रहती है अंदर, चाबी वाली बोलते हैं, चाबी वाले खिलौने। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी चाबी भरते हैं, चाबी भरते हैं मतलब स्प्रिंग टाइट करते हैं, फिर उसको ज़मीन में रखते हैं। देखो कार है ना, वापस जो अंदर इलास्टिक है ना, जो हमने ऐसे करके टाइट कर दी है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपका वो है mgh, ये फॉर्मूला है। अगर ग्रेविटेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला, तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझाने के लिए आपको बता दिया अलग अलग, बट अब आप बार बार उसको अलग अलग मत कहो, आप जस्ट पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ऐसे लिखो PEMGH, M फॉर मास, G फॉर ग्रेविटी, H फॉर हाइट। जितना ज़्यादा ऊपर रहोगे उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर जैसे उसको फेंकोगे ज़मीन में या छोड़ोगे, ड्रॉप करोगे, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब तुम ड्रॉप करोगे उतनी तेज़ी से, उतनी ज़्यादा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब पेन है, पेन को मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ से रखा, यहाँ समझो ये बेस है, ये तुम्हारा बेस है, यहाँ रखा तो ऐसे गिर गया नीचे। फिर मैं और ऊपर रख दूँ, बिल्कुल और ऊपर रख दूँ, और हाइट बढ़ा के रखूँ। कोई समझो कि जैसे कोई एक छोटा सा लॉक है, लॉक लोहे का, आप हाथ में ऐसे गिराओ थोड़ी सी दूरी में, आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। फिर थोड़ी और ज़्यादा दूर लेके जाओ, जब और थोड़ा हाइट पे लेके जाओगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब हाइट पे ले जाओगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब तुम लॉक को छोड़ोगे तो लॉक उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा, मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जितना तुम ऊपर ले जा रहे हो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब जब छोड़ोगे उस वहाँ से ड्रॉप करोगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगी, उसके अंदर मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, समझना है। फिर देखो एक तो न्यूमेरिकल दिए वो भी समझ, इजी है न्यूमेरिकल, सिंपल से। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ मास इज 15 kg, मास कितना 15 kg है, एसआई यूनिट में दिया है किलोग्राम में, कोई टेंशन नहीं है। हाइट कहाँ पे रखा हुआ है हमने, 12 मीटर अबाव रखा है ग्राउंड, 12 मीटर अबाव, ठीक है। गिवन दैट जी और ग्रेविटी की जो वैल्यू दी 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दी गई है ग्रेविटी की, नहीं दी गई तो 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। बस पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मास तुम्हें दिया है, हाँ दिया है सर। ग्रेविटी गिवन, यस सर गिवन। हाइट गिवन, यस सर गिवन। तो लगा दो ना फॉर्मूला, किसका इंतजार कर रहे हो, हैं किसका है तुमको इंतजार। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट 1764 जूल आंसर आ जाएगा। तो देखो कितने वेरिएबल का क्वेश्चन है ये देख लो। एक m2 g3 h4, चार वेरिएबल का फॉर्मूला है, नॉट क्वेश्चन, 4 वेरिएबल का फॉर्मूला है। इस 4 में ग्रेविटी तो हमें पता ही रहता है, तो बचे 3। ग्रेविटी तो हमें खैर मालूम है, बचे 3 क्या, पोटेंशियल एनर्जी, मास और हाइट। अब इस 3 में कोई भी 2 दे देगा, एक गायब कर देगा। हो सकता हो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी दे दे, मास दे दे, ग्रेविटी दे दे, हाइट गायब कर दे। तो mg को इधर लाके डिवाइड करा देना और हाइट निकाल लेना। एग्जाम्पल के तौर पे शायद कुछ ऐसे दिया हुआ इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सूटकेस ऑफ मास 24 kg, मास दिया 24 kg, व्हेन टेकन टू द रूफ ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 7200 जूल। जब ये बहुत ऊपर ले गए, कहाँ पर, बड़ी कोई टावर के ऊपर, बिल्डिंग में, छत में, तो वहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, जूल लिखा ना, जूल, देखो पोटेंशियल एनर्जी नहीं भी वर्ड लगे, देखो जूल वर्ड समझ जाओ कि ये एनर्जी की बात हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ अबव द ग्राउंड लेवल। अब देखो हाइट पता करना है, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया, पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी दे दिया गया है, तो हाइट पता करना है। सिंपल सा है, फॉर्मूला हमने डाला क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mgh को यहीं छोड़ दो, mg को लाके इधर डिवाइड कर दो, वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दो, SI और CJ चेक कर लेना कि जितने भी तुमने फॉर्मूले में वेरिएबल्स में यूज़ किए हैं वैल्यूज़, क्या वो SI यूनिट में है, क्या वो SI प्लेटफॉर्म में है, क्या मास किलोग्राम में है, हाँ सर है। क्या एनर्जी तुम्हारी जूल में है, हाँ सर जूल में ही है। क्या तुम्हारी ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, हाँ सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही है। सब कुछ SI यूनिट में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा पूरा हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है कि जो टोटल एनर्जी है ना वो हमेशा सेम रहती है, रिमेन्स अनचेंज, वो नहीं बदलेगी। मतलब कि एनर्जी को तुम ना तो खत्म कर सकते हो, ना तुम नए तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ना तो तुम खत्म कर सकते हो ना ही बना सकते हो। वो टोटल एनर्जी ओवरऑल सब चेंज है, कहीं से कम हो रही तो कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही तो कहीं पे ज़्यादा हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुमने क्या किया, एक बॉल ली, तुम्हारी ये फ्लोर को तुम बेस मान लोगे, किसी एक को बेस बनाना पड़ता है। अब ऐसा मत सोचना फ्लोर सर उसके नीचे तो और भी हो सकता है खड्डा खोदेंगे तो, लेकिन एक बेस, एक सिस्टम लेना पड़ता है कि चलो यहाँ से हमने बेस ले लिया, यहाँ से हाइट पकड़ेंगे, तुम यहाँ पे बॉल लेके गए, बॉल लेके तुम पकड़े, बॉल नीचे गिरने के लिए बेताब है, बॉल नीचे गिरने के लिए बेताब है। मतलब तुम छोड़ोगे ना बॉल नीचे गिरेगी, फौरन गिरेगी, वो चाहे नहीं तुम छोड़ दो, मतलब बेताब है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। कितना है, कितना है, चलो 20 जूल है, मान लो 20 जूल है, मान लो 20 जूल, अच्छी बात है सर। फिर हमने देखो, फिर इस बॉल को अभी देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बॉल हमने पकड़े हुए हैं यहाँ पर, इस पोजीशन में बॉल को पकड़े हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 जूल है। कितनी है, 0 जूल है, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने बॉल को छोड़ा, बॉल यहाँ पर आ गई, ठीक है, बॉल यहाँ आई, इसका मतलब जब बॉल नीचे गिर रही है तो डेफिनेटली कुछ काइनेटिक एनर्जी आई इसके अंदर, मोशन हुआ ना बॉल का, चली ना बॉल, दौड़ रही है, नॉट दौड़ रही, गिर रही है, मोशन है इसके अंदर, मतलब कुछ तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, चलो मान लो 5 जूल, थोड़ा है ना, थोड़ा सा इसे गिरना चालू किया, काइनेटिक 5 जूल, काइनेटिक 5 जूल, मतलब डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी कम हुई होगी, पोटेंशियल से ही तो काइनेटिक कन्वर्ट हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा 15 जूल। देख लो यहाँ पर भी ओवरऑल 20 जूल, 20 + 0, यहाँ पर भी ओवरऑल 20 जूल, समझ में। फिर और बॉल नीचे गिरी, बॉल यहाँ आ गई, बॉल यहाँ आ गई, नीचे गिर रही है बॉल, ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक और बढ़ गया। देखो जैसे बॉल की जब नीचे गिराओगे स्पीड बढ़ती भी जाएगी, बॉल बढ़ती भी हिट करेगी ग्राउंड में, ये याद रखना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ी, कितनी बढ़ी, 10 जूल हो गई, 10 जूल हो गई, ठीक है सर। पोटेंशियल एनर्जी कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो
जब बॉल रुकी थी 20 + 0 था, ओवरऑल 20 जूल थी। ओवरऑल टोटल एनर्जी 20 जूल थी, या फिर ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल भी बोलते हैं, 20 जूल थी यहाँ पर। तो हर जगह 20 जूल ही रहेंगी पूरे रास्ते में, है ना। तो हाँ, ये तुम अज्यूम करो कि कुछ भी फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये अज्यूम करो, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा है ना। तो उसमें कुछ जा रही है तुम्हारी एनर्जी, है ना। जो पोटेंशियल 20 जूल थी, काइनेटिक 5 जूल, 15 5 20 हुआ। ये हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एयर नहीं है, कुछ भी तुम्हारा फ्रिक्शन नहीं है, तब तो ठीक है। अगर एयर भी है बीच में तो एयर भी कुछ फ्रिक्शन लगाएगी, वहाँ अलग एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, तब पूरा पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी 20 जूल हो गई। यहाँ के ही 10 तो पी भी क्या 10 जूल, सीधी सीधी बात है। क्योंकि ओवरऑल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि तुम्हारी एनर्जी ना खराब बर्बाद, ना ही तुम बना सकते हो, ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो ओवरऑल रिमेन अनचेंज, रिमेन टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज रहने वाली है। बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है। तो यही था, यही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। -y मतलब चेंज हो रहा है। तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, कर लेंगे हम लोग। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दिया हुआ तुम्हें 70 kg, चलो रेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर अबाउ, 10 मीटर ऊपर लेके गए, अच्छी बात है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ग्रेविटी आपको पता है, 10 दिया भी है 10, और हाइट भी, तो आ गई कितनी आ गई, 7000 जूल आ गई। देखो m मास 70 किलो, ग्रेविटी 10 और हाइट भी 10 मीटर थी, आ गई 7000। चलो यहाँ पर तुम खुश हो, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं सर, ये तो बड़ा ईजी लग रहा है अभी। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, हमने ऑब्जेक्ट को फेंकने की कोशिश की, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हाफ वे डाउन, मतलब आधी दूरी तय करने के बाद, आधी दूरी तय करने के बाद उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी। अरे भाई बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करो, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने बॉल रोकी हुई थी तब तो 7000 जूल थी, बॉल को जब हम यहाँ पकड़े हुए थे तब तो 7000 जूल थी, यहाँ पे 7000 जूल है, ये पूरा का पूरा 7000 क्या है, पी है। तो यहाँ पे के ही कितना है, 0, क्योंकि बॉल रुकी हुई है, अच्छी बात है। जब यहाँ पर आधे में आ गई, हाइट 10 मीटर थी, यहाँ पे कितना 5 मीटर, ये है 10 मीटर, 5 मीटर में आ गया, फिर से फॉर्मूला लगा दो पी का, पी इज इक्वल टू mgh, mgh, m कितना 70 किलो, जी है 10, हाइट अब की बार 5 ले लो, क्योंकि हाइट तुम्हारी 5 मीटर में आ गई। तो ये हो गया 3500 जूल, पी कितनी हो गई 3500 जूल। अरे भाई टोटल 7000 जूल है, टोटल एनर्जी कितनी 7000 जूल है, 7000 + 0, के ही 0 यहाँ पर था ऊपर। तो जब आधे रास्ते में हाइट जब 5 मीटर आगे आया, टोटल 10 मीटर हाइट थी, 5 मीटर आगे आया, नीचे आया, तो पी हो गया 3500। तो ये पॉसिबल नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हमें 7000 ही टोटल करना है। इसका मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली पी, कुछ पी के ई में कन्वर्ट हुई है, तो कितनी कन्वर्ट हुई के ई में, अरे भाई टोटल एनर्जी 7000 माइनस पी कर लो, कितना छोटा छोटा, मतलब बहुत 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 छोटी छोटी बातें बतानी पड़ रही हैं। हो गया 7000, देखो ये पी 3500 था और 7000, टोटल 7000 चल रहा है, तो के भी 3500 ही हुआ रहेगा। इसमें क्या समझाने वाली बात है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। ये तो मैंने बॉल वाले एग्जाम्पल से बता दिया था, बहुत अच्छे थे यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये बात होगी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की। चलो चैप्टर खत्म है, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल ही रह जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट फिर पावर वाला रह गया कि पावर का मतलब ये होता है कि ए पर्सन डूइंग वर्क इन लेसर टाइम इज सेड टू बी स्ट्रॉन्गर, मतलब कम टाइम में हमने ज़्यादा काम कर दिया, मतलब हाँ हम बहुत स्ट्रांग हैं, है ना। तुम तो मंगवाए कि मैं 2 पैकेट दूध लेकर आओ, तुम तेज दौड़ते हुए गए, ले आए जल्दी, हमारा भाई धीरे धीरे गया, तो हम घर में क्या बोलेंगे, मम्मी हाँ भाई ये पावर, अच्छा पावर, इसमें पावर बहुत है, जल्दी लेकर आ गया।
मतलब काम अगर जल्दी कर रहे हो वही काम को टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे पावर है उसका, वो पावर है। पावर विच इज मेजर टू रेट डूइंग वर्क, क्या मेजर करता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, इजी लफ्ज में स्पीड ऑफ डूइंग वर्क ही पावर है, ही पावर है। काम करने के स्पीड या मेजरमेंट को पावर कहेंगे। जैसे नहीं घर में बोलते हैं ना, मोटर या वॉशिंग मशीन में कितने मोटर, कितना वॉट की है, कितना मोटर फैन में, कूलर में कितना वॉट का मोटर लगा हुआ है, मतलब वो उतना काम कितनी जल्दी कर देगा, ऐसा होता है। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, ले लो खत्म। कितना छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब हो सकता है वर्क में डायरेक्ट ना दे, वर्क में कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है MGH दे दे वर्क में, MGH अपॉन टाइम, या फिर हाफ MV स्क्वायर अपॉन टाइम भी हो सकता है, I स्क्वायर RT अपॉन टाइम भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं पावर के, मतलब वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे चल रहे हैं, F/D है ना भाई। पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू F/D अपॉन टाइम, ये भी हो सकता है ना। वर्क को हमने तोड़ दिया, किसमें? वर्क को ओपन कर दिया हमने, F/D मतलब वर्क ही तो होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह हो सकता है डायरेक्ट तुम वर्क ना दिया जाए, घुमा के दे, तो उसको वर्क को निकाल लो तुम अलग से, सेपरेट कर सकते हो, ऐसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट ऑफ पावर वर्क की क्या होगी भाई? देखो 1 वॉट इज इक्वल टू, वॉट है, वॉट क्या है? वॉट। अगर हम 1 जूल काम 1 सेकेंड में कर रहे हैं, अगर हम लोग 1 जूल काम 1 सेकेंड में कर रहे हो तो 1 वॉट बोलेंगे, याद है। अगर 10 जूल काम 1 सेकेंड में बोले करेंगे तो 10 वॉट बोलेंगे। 20 जूल काम 1 सेकेंड में कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कर रहे हैं तो 20 वॉट बोलेंगे, ठीक है ना। 1 सेकेंड में अपॉन सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया पावर। न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ तो थोड़ा सा और भी रिलेट कर जाओगे। बाकी ये तो छोटी छोटी बातें हैं यार। 1 किलो वॉट में कितने वॉट? 1000 वॉट ही तो होंगे भाई। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो उसमें क्या बताने वाली बात है। ए विलेज वुमेन, क्वेश्चन देखो, ए विलेज वुमेन पुल्स ए बकेट फुल ऑफ वाटर हैविंग टोटल मास ऑफ 12 kg, 12 किलो मास दिया हुआ है, फ्रॉम ए वेल 20 मीटर डीप इन हाफ मिनट। हाफ मिनट, मिनट नहीं चल पाएगा, मिनट नहीं चल पाएगा भाई। एसआई यूनिट लेना है, एसआई यूनिट। फौरन आप क्या करो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, मिनट टू सेकंड जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो 30 सेकेंड्स हो जाएगा। आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द वुमेन अगेंस्ट द ग्रेविटी, व्हाट इज द पावर। अरे भाई तुम्हें क्या क्या दिया गया है? तुम्हें मास दिया गया है, तुम्हें 20 मीटर डीप हाइट दी गई, डीप या डेप्थ है समझो, हाइट दी गई है, तुम्हें टाइम दिया गया है। सबसे पहले क्या करो, करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, सीधा सीधा फॉर्मूला वालों फॉर्मूला लगाओ, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि तुम्हें हाँ व्हाट इज द पावर, पावर पूछा है तो वर्क अपॉन टाइम एज वेल एज वर्क भी पूछा है। वर्क भी नहीं भी पूछा होता वर्क निकालना पड़ता पावर भी निकालने के लिए, कि वर्क अपॉन टाइम। आप बोलो सर वर्क तो दिया नहीं, सर वर्क तो दिया नहीं। अरे भाई वर्क में डायरेक्ट नहीं दिया तो क्या हुआ, देखो ना, मास दिया हुआ है, डीप मतलब हाइट दी गई है, समझ जाओ। हाइट और मास, वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ MV का स्क्वायर या MGH। हाँ MGH लगेगा, MGH, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हाइट डेप्थ से वो लेडी है ना, वो खींच रही है बकेट, बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है उसे, हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वर्क इज इक्वल टू क्या? MGH। वही पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब वर्क है, ये सब क्या है? वर्क है। इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, पोटेंशियल नहीं लग रहा है, इसमें कोई वेलोसिटी तो दी नहीं है, क्योंकि गाड़ी इतनी वेलोसिटी से चल रही है, तो हम हाफ MV का स्क्वायर लगा लेते, है ना। वर्क में यहाँ पे बाल्टी खींच रही है, मतलब बहुत पोटेंशियल एनर्जी है उस बाल्टी में, ऊपर ही नहीं आने को तैयार है, ऊपर ही नहीं आने को तैयार है, मतलब MGH। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क हमने निकाल लिया, MGH 2400 जूल आया, बाद पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम 2400 अपॉन 30 सेकेंड, 80 वॉट पावर आ गया। 80 वॉट उसके अंदर पावर से वो खींच रही है बाल्टी। अब देखो, ए यंग बॉय ऑफ मास 40 kg, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है पहले, मास कितना दिया हुआ है? 40 kg दिया हुआ है। रन अप ए स्टेयर केस ऑफ 80 स्टेप इन 25 सेकेंड। अब 80 स्टेप का क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा था, चलो देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ द ईच स्टेप से 50, अब समझ में आ गया।
वो टोटल कितने स्टेप चढ़ा, 80, और हर स्टेप की हाइट कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, इंटू 15 कर लो टोटल हाइट के लिए। अरे भाई, एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का, दूसरा स्टेप 15 सेंटीमीटर का, तीसरा स्टेप 15 सेंटीमीटर, चौथा स्टेप 15 सेंटीमीटर का, ऐसे 80 स्टेप है तो टोटल कितना हाइट हो गया, 80 इंटू 15 कर लो तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट, तो कुल मिला के हाइट निकाल रहे हैं हम लोग। तो 80 इंटू 15 तुम्हारा होता है 1200 होगा ना, हाँ 1200 हो जाएगा, 1200, लेकिन क्या सेंटीमीटर। भाई यहीं पर तो ध्यान देना है, यहीं पर ही ध्यान देना है, ये नहीं चल पाएगा सेंटीमीटर। एसआई यूनिट में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ, डिवाइड बाई 100 करके, तो क्या आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। तो हाइट भी आ गई। चलो पावर निकालना है, हाँ सर पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यस सर। सर वर्क कौन सा, हाफ एम वी का स्क्वायर की mgh। अब सोचो हाइट अगर दी गई है, एक हाइट पे तुम जा रहे हो, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता धोखे से गिरे तो जोर से गिरोगे, बट ऐसा बोल रहा हूँ मैं, मतलब जोर से गिरोगे, जितने ऊपर से गिरेगा, कोई गिरेगा, कोई और गिरेगा, कोई भी गिरेगा उतनी जोर से गिरेगा, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेते हुए गिरेगा। तो तुम जितना ऊपर जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब वर्क बढ़ रहा है, वर्क 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 तुम कर रहे हो। तो वर्क की जगह अब यहाँ पर वर्क का कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, mgh। तो कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, हाफ एम वी का स्क्वायर भी आ सकता है, आई स्क्वायर आर टी भी, कैसे भी आ सकते हैं फॉर्मूले, जहाँ जहाँ पे वर्क हो रहा है उस एनर्जी के लिए। तो बस m की जगह m रखो, g की जगह g, h हमने निकाल लिया, 12 मीटर है, 80 इंटू 80 स्टेप इंटू ईच स्टेप 15 सेंटीमीटर, अब बाद में 192 वॉट आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक क्रेन विच कैन लिफ्ट 30 टन्स ऑफ कोल। 30 टन्स, टन मतलब क्या, मास, जो तुम्हें मास दिया हुआ है वो 30 टन दिया हुआ है। ओहो बड़ा खतरनाक है भाई, 30 टन, ये नहीं चल पाएगा, लेकिन तुम कितना भी खतरनाक लिया हो, टन लेकर आ जाओ, तुम बटन लेकर आ जाओ, कुछ भी लेकर आ जाओ, नहीं चल पाएगा। तुम्हारे न्यूमेरिकल में ऐसा ही यूनिट चाहिए, तुम्हारे न्यूमेरिकल में ऐसा ही यूनिट चाहिए। तो 1 टन में कितने केजी होते हैं सर, 1 टन में 1000 किलो होते हैं। तो 30 टन में कितने केजी होंगे, 30 इंटू 1000, 30,000 किलोग्राम। किलोग्राम हमारी एसआई यूनिट है, हमारी फैमिली है, ये हमारी फैमिली है, कोई टेंशन नहीं है, ये एसआई यूनिट में आ गया। कुल मिलाकर तुम्हें 30,000 किलो दिया था पर आवर, पर आवर, ठीक है ना। तो आवर को भी तुम चाहो तो 60 सेकेंड में बदल लोगे, 3600 सेकेंड, फ्रॉम ए 30 मीटर डीप, डीप गहराई मतलब हाइट, तो तुम्हें हाइट दी गई है 300 मीटर, 300 मीटर, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत खतरनाक इसका पावर निकलने वाला है। इतने नीचे तुम कोयला निकालना चाह रहे हो ना, बहुत ज़्यादा mgh का सामना करोगे, बहुत पोटेंशियल एनर्जी का सामना करना पड़ेगा मोटर को, बहुत खतरनाक पावर चाहिए। ठीक है, तो खैर पावर का हमने फॉर्मूले लगाया, क्या, वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, mgh, m कितना है 30,000 किलोग्राम, जी तो पता ही है 10 है, और तुम्हारा mgh हाइट है 300 मीटर, अपॉन अपॉन देखो आवर को हमने पर आवर है ना, मतलब 1 घंटा, 1 घंटे को हमने सेकेंड में बदल लिया, 30, देखो 1 आवर, 1 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लास 4 की मैथ तो नहीं बताने वाला मैं, तो बस डिवाइड कर लेना, तो 25,000 वॉट आ जाएगा। 25,000 वॉट, सर बोलने में बड़ा लंबा लग रहा है, 25,000 वॉट, अरे भाई तो छोटा सा बोल लो, 25 किलो वॉट, ठीक है ना, 25 किलो वॉट, समझ में आ गई बात। तो ये था आपका पावर, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आते हैं एग्जाम में कभी कभार, बैठो काम है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1500 वॉट, वॉट है मतलब पावर तुम्हें दे दिया गया, चलो अच्छी बात है, पावर दे दी, लिख दो पावर यहाँ चुपचाप से, लिखते जाओ डेटा अच्छे से, ठीक है। फॉर 12 आवर, 12 घंटे चला है, चलो टाइम लिख दो 12 आवर्स, 12 घंटे, ओहो ठीक है। डेली 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 चला रहा है, एट ए ड्राई क्लीनिंग इस्टेब्लिशमेंट, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ कंज्यूम इन 1 डे, 1 डे, तो डेली कितना 12 घंटे, तो एक दिन में 12 ही घंटे हुआ, अगर 2 दिन होता तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, 24 घंटे हो जाते हैं। तो 1 डे का निकालना है, तो एक दिन में कितना घंटा यूज़ करें, 12 घंटे, कोई टेंशन नहीं है, एक दिन का 12 घंटे, एक ही दिन का बताना है ना। 4 दिन का बताना होता तो 4 इंटू 12 आवर्स कर लेते, एक दिन में 12 घंटे, तो 4 दिन में कितने घंटे, 4 इंटू 12, ठीक है। खैर टाइम तुम्हें 12 आवर्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी छूट है, पूरे ही समझो फिजिक्स की एक 11 12 और जितना भी है,
पावर वाले में थोड़ी सी छूट होती है, यहाँ पर आप आवर्स में दिखा सकते हो किलोवाट पर आवर करके, है ना, थोड़ी सी छूट है यहाँ पे, आप नहीं भी बदलोगे तो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा किलोवाट आवर, आवर करके लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आवर में तुम कर सकते हो, इंटू सेकंड करो बहुत लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पे दिखा दो किलोवाट आवर, ठीक है। तो आवर में ही हम लोग करेंगे, इस बार सेकंड में नहीं बदलेंगे, ओके, छूट है थोड़ी सी, है। तो पावर ये टाइम ये हो गया, बाद में क्या बोला, एनर्जी निकालने के लिए बोला है, एनर्जी कि कितनी एनर्जी खर्चा होगी, तुम्हारी लाइट कितनी गई, कितनी एनर्जी खर्चा होगी, एनर्जी पता चलेगी तभी तो तुम्हें लाइट का बिल बना के भेजा जाएगा। जब वो देखेंगे लाइट हाउस वाले, अरे यार तुमने इतनी एनर्जी खर्ची की, कितनी एनर्जी खर्चा की, 18 यूनिट, तो 18 इंटू कितने रुपए पर यूनिट, 100 रुपये, 18 इंटू 100, 1800 रुपये बिल एक यूनिट, ठीक है, ऐसे। तो खैर वर्क तुम्हें, एनर्जी मतलब वर्क पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इन टाइम, अब हमें पावर तो दिया हुआ है, टाइम दिया, वर्क पूछा गया, जो पूछा गया तो पूछा जाता है उसको वन साइड रखते हैं, बाकी टाइम को भी इधर ला के मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो पावर कितना है 1500 वॉट इंटू टाइम कितना है 12 आवर है, याद रखना, इज इक्वल टू वर्क, तो ये हो गया टोटल तुम्हारा कितना 18,000, क्या 18,000 वॉट आवर, मतलब पर आवर 18,000 वॉट खर्चा कर रहे हैं। सर 18,000 वॉट बोलने में बहुत लंबा लग रहा है, छोटा कर दीजिए इसे, तो 18 3 जीरो हटा दो, डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मीटर को किलो में जाना होता है डिवाइड बाई 1000 करते हैं, इसी तरह वॉट को किलो में जाने के लिए, किलो का मतलब ही होता है 1000, समझो, ठीक है, तो डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं, तो 18 किलो वॉट पर आवर, या ये 18,000 वॉट मतलब 18 किलो वॉट पर आवर, 18 किलो वॉट पर आवर को ही हमने एक लाइट में, जो हम लोग की डेली लाइफ है, जनरल प्रैक्टिस है, इस किलो वॉट पर आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। मतलब तुम्हारे जो लाइट का बिल आता है ना, वो इसी पर बनकर आता है, सेकंड के बन से नहीं आता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है सेकंड का ऐसा यूनिट पे, बट आपका आवर के हिसाब से 18 यूनिट आ गया, 18 किलो वॉट आवर, 18 यूनिट आ गया। पर यूनिट कितने रुपए है तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गाँव में, तुम्हारी कंट्री में, उतने से मल्टीप्लाई करा दो, समझे 200 रुपये यूनिट है तो 18 इंटू 200 रुपये आ जाएगा, 50 रुपये यूनिट है तो 18 इंटू 50 रुपये लाइट का बिल ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये था, और बाकी एक मैं लेक्चर इसका और लूँगा, इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, मैं वो न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा, और अच्छे न्यूमेरिकल दिए हुए, तो ये एक लेक्चर मैं और लूँगा। तो 3 पार्ट हो चुके हैं वर्क एनर्जी के, एक पार्ट और करके मैं इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो करना यही है, लास्ट में वही बोल रहा हूँ सेम चीज़ की, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कराया, तो आपको वीडियो रोकना है, उस पर सोचना है, ऐसे करके सोचना है, बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए, थोड़ा सा मेंटली विजुअलाइज करना है कि यार सर ने ये समझाया है, ऐसे होता है ये, तो फ़ौरन तुम भी प्रैक्टिस करो, फिर बुक देखो कि हाँ ये ऐसे कैसे है, सर ने जो समझाया है ये किस तरीके से एप्लीकेबल है, ऐसे अज्यूम क्या करो, इमेजिन क्या करो, बुक में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, जिससे कि वो जो नॉलेज तुम्हें दी गई, मैंने तो तुम्हें एक नॉलेज ट्रांसफॉर्म किया, मैंने एक नॉलेज तुम्हें ट्रांसफॉर्म किया, उस नॉलेज को तुम इतने सही तरीके से दिमाग में फिट करो कि मतलब निकले ना कभी, मतलब बहुत सही सेल में जाके एकदम सही जगह, मेमोरी के सही जगह तुम इसको फिट कर लो कि ये सर ने जो नॉलेज दी है ये मैंने फिट कर ली, इसको बहुत मजबूती से फिट किया मैंने, ये निकलेगा नहीं। तो मजबूती से कैसे फिट होगा कि जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करते रहो, मजबूती से फिट हो जाएगा। तो अगला जो लेक्चर होगा फिर और मजबूत लेक्चर होगा, हमेशा याद रखना कि जो टीचर ने पढ़ाए थे मैंने पढ़ाया, इतना पढ़ा दिया, उतना फ़ौरन जाके घर में प्रैक्टिस करनी, फ़ौरन प्रैक्टिस करनी कि अगला लेक्चर कल है सर का, तो कल का लेक्चर अगर ये मैं जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ तो कल जो सर पढ़ाएंगे वो मुझे बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। नहीं तो ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, दूसरे दिन भी आ गए मूड आ गए, तो वो जो मैं पढ़ाऊँगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ओके।